हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रिप बोहेमिया। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सत श्री अकाल, नमस्ते। एंड अपना आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। हम आज पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब ये दोनों का हम सीख गए, एग्जैक्ट इक्वेशन को पहचानना, उसका सोल्यूशन निकालना। तो अब देखते हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अगर कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है, फिर इट इज़ ऑफ द फॉर्म कि उसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, तो उसे बनाकर फिर सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको कहते हैं जो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाता है, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट बनने की क्षमता रखती है उसको एग्जैक्ट बनाता है। कैसे? उसके साथ मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, तो लग जाते हैं इस काम पर। सो अपना आज का टारगेट है टू स्टडी रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कैसे? वाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बहुत तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं हम सारे सीखेंगे एक एक करके। तो प्रॉब्ली 2-3 लेक्चर्स में सारे कवर हो जाएंगे। आई गेस अराउंड 6 to 7 मेथड्स हैं, 5 या 6 7 है ना, इसके आसपास ही कुछ मेथड्स हैं। जितने नंबर ऑफ मेथड्स हम निकाल सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे कैसे उनको निकाला जा सकता है, जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। लग जाए काम पर। सो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लो इफ़ यू आर गिवन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की, ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स। एम क्या है यहाँ पे? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कोई दो वेरिएबल का फंक्शन है, प्लस एन डी वाई, एन भी दो वेरिएबल का फंक्शन है। इस टाइप की कोई इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसी है? एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, सच दैट एम वाई यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स। अगर इस प्रकार की बात है, इसका मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, देयरफॉर इट यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। कैसे बनाना है, वही अपना आज की वीडियो का जो है वो मेन टारगेट है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट किस प्रकार से बनाया जाए। लग जाए काम पर। चलो तो कैसे बनाया जाए, तो फिर वहीं पर एक ज़रूरी चीज़ आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करते हैं? ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स किसे कहते हैं? ऐसे फंक्शंस जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होकर, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? जो एग्जैक्ट नहीं है, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, उसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रूल कहाँ से आया? जब इक्वेशन में पता चला एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रूल आया। और ये क्या करते हैं? दीज आर सच फंक्शंस, एफ एक्स वाई से डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई, such that these when multiplied by the differential equation make the differential equation exact differential equation। ठीक है, तो मान लो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। उसके साथ मल्टीप्लाई होकर अगर कोई फंक्शन उसको एग्जैक्ट बना दे तो ऐसे फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। समझ में आ रहा है आसान भाषा में? ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितने प्रकार से निकाले जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस है, वही आज की वीडियो में हमारे सीखने का काम है। इसी पे काम करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट टाइप। तो पहले टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आई एफ यूज़ करेंगे ताकि बार बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना लिखना पड़े। ये कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? सपोज हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है? अब एम वाई और एम एक्स तो बराबर नहीं है, तो मान लेते हैं फर्स्ट केस क्या है कि अगर हमने कैलकुलेट करा क्या, एम वाई माइनस एन एक्स, तो ये ज़ीरो तो नहीं आया, क्योंकि ज़ीरो कब आता? अगर एम वाई एन एक्स के बराबर होता, तो इज दिस इम्प्लाइज दैट एम वाई माइनस एन एक्स इज ज़ीरो, है ना। पर अगर ये बराबर नहीं है, अगर एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स, यानी कि इसको माइनस करके ज़ीरो भी नहीं आएगा, तो एम वाई माइनस एन एक्स इज़ नॉट ज़ीरो, सिंपल। तो इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे? इस एम वाई माइनस एक्स को यूज़ करेंगे। तो एम वाई माइनस एन एक्स, इसको डिवाइड कर दो कौन से फंक्शन से? जो यहाँ पे राइट साइड पे कौन है? एन, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया एन से। तो हमने क्या किया? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ एम किया विद रिस्पेक्ट टू वाई,
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों के बीच माइनस का साइन लगाया और जो हमने राइट साइड पे लिखा है उसी को नीचे लिख दिया। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑफ क्या आ जाए एक्स, अगर एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आ जाता है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, जाहिर बात है एम और एन हमने वहीं से तो उठाया था, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई थी, जो कि एग्जैक्ट नहीं थी, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड्स, एल एच एस में भी और आर एच एस में भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स एन डी वाई। अब ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज द रिक्वायर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें बखूबी सॉल्व करना आता है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। प्रोसीजर समझ में आया पक्का? तो हमने पहले क्या निकाला, अभी हमने निकाला क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। तो हमने कैसे निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमने एक फंक्शन जो है उसकी मदद ली। किसकी मदद ली, हमने कहा कि एम वाई माइनस एन एक्स जो है वो निकाल लो। क्यों निकालना है इसको, क्योंकि हमने देखा कि अगर एम वाई एन एक्स के बराबर होता तो एग्जैक्ट हो ही जाता, वो तो नहीं है ना, तभी तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ रहा है। द होल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैज कम इन टू use because given differential equation is not exact, so we are trying to reduce it into an exact differential equation। वो exact नहीं है, तो अगर वो exact नहीं है यानी कि एम वाई एन एक्स के बराबर नहीं, यानी कि एम वाई में से अगर एन एक्स माइनस करेंगे तो जीरो तो नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो इसको यूज़ करते हैं, एम वाई माइनस एन एक्स करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं एन से, क्योंकि एन राइट साइड पे लिखा है तो जो राइट पे लिखा है उसी से डिवाइड करो। और फंक्शन अगर उस केस में एक्स का आ जाए तो एन का जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसी का फंक्शन आ गया, है ना, समझ रहे हो ना, रिलेटेबल याद कर पा रहे हो, ये याद करने का तरीका भी साथ साथ में बता रही हूँ। तो एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन अगर एफ एक्स के बराबर यानी कि कोई भी फंक्शन ऑफ एफ के बराबर आ जाए तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकल जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। याद आ रहा है, ऐसा इंटीग्रेशन हमने पहले भी कहीं यूज़ किया था, कहाँ यूज़ किया था, जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करी थी, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ गई अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे हमें सॉल्व करना आता है। समझ में आया सभी को? जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वेरी गुड इवनिंग, तो लग जाते हैं काम पर फिर। लेट अस सी एन एग्जाम्पल फॉर द सेम। फॉर एग्जाम्पल देखिए फिर एक एग्जाम्पल हाजिर हो जाए। ये रहा हमारे लिए आज का पहला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस साइन वाई डी एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है ये, वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके बाद हमारे पास कुछ आंसर आएगा। अब सॉल्व करना है हमें सॉल्व करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एम क्या है यहाँ पे, दिस पार्ट इज एम, एंड एन क्या है यहाँ पे, कॉस वाई, दिस पार्ट इज एन। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एम वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर निकालेंगे एन एक्स, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एम वाई निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स का अगर हम करेंगे एम वाई यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब कि एक्स को कॉन्स्टेंट मान के चलना है, तो ये तो आ गया ज़ीरो, फिर माइनस साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, सो वी गेट दिस एज माइनस कॉस वाई। एन एक्स निकालते हैं, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉस वाई कौन है, कॉस वाई हो गया कांस्टेंट, तो ये तो आ गया ज़ीरो। ये देखो भाई, ये तो बराबर ही नहीं आया क्या, माइनस कॉस वाई हमेशा एन एक्स के यानी कि ज़ीरो के बराबर होगा, नहीं, तो ये लोग तो बराबर आपस में नहीं है। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो एज एम वाई इज इक्वल टू दिस एंड एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दिस फोर डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट नहीं आई। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में फिर एग्जैक्ट बनाते हैं, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म में देखते हैं इसको करा जा सकता है, एग्जैक्ट बनाया जा सकता है कि नहीं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमने, एम वाई माइनस एन एक्स, अब जो राइट पे यहाँ पे फंक्शन लिखा है उसी को नीचे लिख दो, और ये किसका फंक्शन बन जाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स का। अगर ऐसा बन जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे करके निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी,
तो करते हैं काम। लेट अस सी कि आता ही नहीं, अगर ये आएगा तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा है, अगर आएगा तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, अगर नहीं आएगा तो कुछ और दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। इफ़ इट कम्स, लेट अस सी, लेट अस सी द LHS, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ दिस क्या है, my माइनस NX अपॉन n। तो अगर ऐसा होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालेंगे। लेट अस चेक, my क्या आया था अपने पास माइनस कॉस वाई, और nx क्या आया था 0 अपॉन n क्या था अपने पास कॉस वाई। दिस विल गिव अस -1। क्या ये फंक्शन ऑफ x ओनली आ गया? बिल्कुल, कांस्टेंट फंक्शन तो फंक्शन ऑफ x ओनली भी होता है, फंक्शन ऑफ y ओनली भी होता है। कांस्टेंट फंक्शन में तो वेरिएबल का कोई चक्कर ही नहीं है, तो बिल्कुल इसको हम fx नाम दे सकते हैं। दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, बिल्कुल सही है। तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जा सकता है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx और उसी का एक्सपोनेंशियल, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। चलो बिंदास, एक्सपोनेंशियल से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या, अब रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी? नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी आ जाएगी अपनी? जो पुरानी वाली थी उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी? एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस साइन वाई dx लिखा था साथ में हम क्या लगा देंगे? एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स dx। सेम गोज अहेड, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ देंगे। कॉस वाई डी वाई लिखा था, यहाँ पे लिख देंगे कॉस वाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। और आप देखोगे अब ये पक्का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो अपना काम यहाँ पे खत्म हो गया, एग्जैक्ट बन गई। आगे आपको सॉल्व करना आता है एग्जैक्ट को, पर टू वेरीफाई कि सच में क्या एग्जैक्ट बन गई है तो हम इसको एग्जैक्टनेस चेक कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन कर लें, वो अपने लिए करें। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, हमने देखा हमें इसे एग्जैक्ट बनाना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना था जिससे कि ये एग्जैक्ट बन जाए, इसको सॉल्व करा जा सके। हमने देखा ये एग्जैक्ट नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाली, वो आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और हमने नई इक्वेशन भी लिख दी। तो अपना मैक्सिमम काम हो गया। अब काम क्या बचा है? वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार अप्लाई कर रहा है ना हम सब ने मिलकर, तो देख लेते हैं एग्जैक्ट आ रही है नहीं, फॉर अस टू वेरीफाई। तो ये वेरिफिकेशन है, ये हम ऐसे ही करें, दिस इज रफ, ओके, नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर, वेरिफिकेशन। अब दोबारा से देखो m क्या है अपने पास, अब की बार m क्या है? ये रहा m। तो m इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस साइन वाई इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 है ना, कट जाएंगे, क्योंकि हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल रेज़ पावर 0, 1 आ गया। और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन वाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये तो m आ गया, और n अपना ये रहा, तो n कितना है? कॉस वाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। वेरी गुड इवनिंग प्रेरणा जी, कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है, m और n आ गया। चलो अब अगला क्या करते हैं, एम वाई निकालते हैं और एन एक्स निकालते हैं। एम वाई क्या आ जाएगा अपने पास बताओ? तो एम वाई आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर दो जल्दी से, यहाँ पे 0 आ गया, उसके बाद माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एज इट इज साइन वाई का आ गया कॉस वाई। अब एन एक्स निकालते हैं, एन एक्स क्या आ जाएगा? कॉस वाई एज इट इज, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स कॉस वाई एज इट इज। अब आ गया, देखो बराबर आ गया ना, यही तो हमें वेरीफाई करना था, देयरफॉर इट इज एग्जैक्ट। आया समझ सभी को? तो क्या काम किया हमने देखा कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है नहीं, हमें चेक करना था, हमने देखा एग्जैक्ट नहीं थी, तो इट वाज नॉट एग्जैक्ट क्योंकि एम बाई एन एक्स के बराबर नहीं था। फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोशिश किया, हमने आज पहला मेथड सीखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, क्या कि हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है यानी कि एम वाई एन एक्स के बराबर नहीं है, यानी कि एम वाई माइनस एन एक्स करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो एम वाई माइनस एन एक्स करो अपॉन एन करो। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, वो अपना आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, उसको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, और हमने लगे हाथ वेरीफाई भी कर लिए ताकि ये लगे कि हाँ सही मेथड लगा रहे ना। सही है, आया समझ में? पक्का क्लियर यहाँ तक? नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इफ़ यू हैव ज्वाइन लेट तो आप सेकंड टाइप समझोगे तो आपको फर्स्ट टाइप भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जल्दी से एक बार दोबारा रिकैप्चुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एनी फंक्शन जो कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है जो एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम LHS एंड RHS में सब जगह मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, उसे क्या कहते हैं?
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्यों चाहिए होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपको दे देंगे ये लो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये 4 ऑप्शंस, बताओ कौन सा इसमें से सही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। एंड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा कल परसों तक। आज तो अभी देखते हैं आज कोई कॉमन क्वेश्चन आएगा कि नहीं, पर अगले 2-3 लेक्चर्स में पक्का आपको 2-3 ऐसे कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपने एग्जाम में करे होंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बीच में आपको एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करवा देती हूँ। तो कुछ ना कोई इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। मेरे को लगता है आज भी एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जो कि बहुत कॉमन वाला है, आपने ज़रूर देखा होगा। कम से कम 3-4 एग्जाम में वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम में आता है, फिर दूसरे में तीसरे में रिपीट हो जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको टिप्स पे होने ही चाहिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय अनदर मेथड। तो पहले हमने देखा कि हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है अपने पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, वो एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि m ऑफ y इज नॉट इक्वल टू n ऑफ x, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो उस केस हम क्या करते हैं, पिछली बार हमने क्या किया था, m बाई माइनस एन एक्स किया था, अब की बार उल्टा कर लेंगे, एन एक्स माइनस एम वाई कर लेंगे। अब ये 0 तो नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। जो आपको हिंट बताया था, जो फंक्शन राइट में लिख रहे हो उसी को डिनोमिनेटर में लिखो, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर इसके नीचे एम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे थे तो वो फंक्शन यहाँ लिखो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है कि अगर एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम करके फंक्शन ऑफ वाई ओनली आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे पिछली बार किया था वैसा ही कुछ करना होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। बस सब कुछ सेम है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आसान ऐसा करना होगा। उसके बाद जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट नहीं थी, इसको हमने एग्जैक्ट बना दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। लेट अस मूव टू एन एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ये रहा, मैंने कहा ही था कॉमन क्वेश्चन है आज हमारे पास। तो देयर वी गो विद द कॉमन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगे हाथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, और आप जल्दी से इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, है ना, गेट में भी आ चुका है, ये नेट में भी आ चुका है, जैम में भी आ चुका है। गेट में 2006 में आया था, जैम में उसके बाद आया था, एंड नेट में भी उसके बाद ही आया था आई गेस। ऐसा होता रहता है, कोई ना कोई एग्जाम आपस में क्वेश्चन जो है इंटरचेंज होते रहते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ cos y sin 2x dx प्लस cos square y माइनस cos square x dy इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है, डायरेक्टली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और आपसे बिल्कुल सीधी भाषा में, मतलब इतने डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसे फ्री के नंबर समझा करो, कि आजकल तो डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि यू शुड टेक इट एज एन ईजी क्वेश्चन, डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को कह रहे हैं, ठीक है। लग जाओ काम पे, मीन वाला राइट डाउन द ऑप्शन, सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई tan वाई। अगला है सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई tan वाई का होल इनवर्स। अगला है tan स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई tan वाई, एंड नेक्स्ट इज 1/tan स्क्वायर वाई प्लस सेक वाई tan वाई। ठीक है, ये ऑप्शंस है आपके सामने, आपको बताने में से कौन सा इंडिकेटिंग फैक्टर है। लग जाए काम पर, मुझे लगता है में से जो भी लाइव है उन्होंने काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा। तो क्या आप सबसे पहले तो चेकिंग करनी है क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ऑफ कोर्स नहीं होगी तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को कहा है ना, पर हम फिर भी चेकिंग जल्दी से कर लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली एम वाई और एन एक्स तो निकालना ही है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। एम क्या गिवन है अपना, ये वाला पार्ट एम हो गया जो डी एक्स का कोफिशिएंट है, ये वाला पार्ट, और बाकी का ये वाला पार्ट हो गया एन। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। एम वाई क्या आ जाएगा, एम का डेरिवेटिव कर दो जरा वाई के रिस्पेक्ट में,
तो साइन 2x तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, और कॉस y का हो जाएगा माइनस साइन y। ठीक है जी। इसी तरीके से एन एक्स निकाल लेते हैं। एन एक्स क्या हो जाएगा, अब की बार वाई कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कॉस स्क्वायर वाई पूरा कांस्टेंट, इसका तो हो गया 0, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा -2 कॉस एक्स, और उसका फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये चेन रूल लग गया, हेंस वी गेट साइन 2x। तो आपने देखा ये तो माइनस साइन 2x साइन वाई है, और ये सिर्फ साइन 2x आया, इसका मतलब m/nx के बराबर नहीं आया। अगर बराबर नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब वो निकालना है तो उसके लिए चलो लग जाते हैं काम पर। तो क्या करके देखें हम, nx माइनस एम वाई अपॉन जो सेकेंड फंक्शन है m, अगर वो फंक्शन ऑफ y आ जाए, ये पार्ट हमको चेक करना है, तो अगर ये फंक्शन ऑफ y आ जाए तो बल्ले बल्ले फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आता है। अगर नहीं आए तो फिर हमें नहीं आता, फिर हम दूसरे मेथड पे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये इफ़ है, ये हमेशा चेक करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। अगर हो जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, इफ़ ट्रू, इफ़ येस, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। इफ़ नो देन वी कैन नॉट फाइंड इट विद दिस वे, किसी और मेथड पे चलेंगे, ठीक है जी। लगे काम पर, चलो बताओ जल्दी से काम पे लग जाते हैं कि लगेगा ये मेथड या नहीं लगेगा। तो एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम निकालो और बताओ क्या आ रहा है। तो एन एक्स हमने निकाला ही था, यहाँ पे लिखा ही हुआ है साइन 2x माइनस एम वाई, दैट विल बी प्लस साइन 2x साइन वाई अपॉन एम। ठीक है जी। m क्या गिवन था अपना, देखो m ये रहा कॉस वाई साइन 2x, ये लिख देते हैं यहाँ पे कॉस वाई साइन 2x। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमें कैंसिल हो रहा है कुछ कुछ, यहाँ से साइन 2x कैंसिल हो रहा है, दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, इसको और क्या लिख सकते हैं सेक वाई प्लस tan y लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनली अपना ये फंक्शन ऑफ y आ गया कि नहीं आ गया, यस। तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, दैट इज, इसका इंटीग्रेशन करो बताओ क्या आएगा, सेक y का तो हो जाएगा tan y का हो जाएगा log ऑफ सेक y, और सेक y का हो जाएगा log ऑफ सेक y प्लस tan y। ठीक है, अब log m प्लस log n की प्रॉपर्टी याद है, तो ये ऊपर भी हम क्या हो जाएगा प्लस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, log m प्लस log n इज log m इंटू n, तो ये हो जाएगा सेक y मल्टीप्लाइड बाई सेक y प्लस tan y। अब एक्सपोनेंशियल और log गायब कैंसिल, अपना आंसर बच जाएगा सेक y, मल्टीप्लाई भी कर दें तो सेक स्क्वायर y प्लस सेक वाई tan y, ये अपना आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब वेरीफाई करते हैं कि ऑप्शंस में है कि नहीं। तो पहला ही ऑप्शन नज़र में आ रहा है चमकता हुआ, है ना, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी गलत है। ठीक है जी, निकालना समझ में आया। दो मेथड आज हमने सीखे, दोनों तरीके समझ में आए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी नहीं वो हो जाएगी अपनी एग्जैक्ट, कैसे, तो जो पुरानी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके साथ इस नई इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, एलएचएस पे भी आरएचएस पे भी, जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो बिंदास कैसी हो जाएगी, अब एग्जैक्ट हो जाएगी। आई बात समझ। तो हमने आज देखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, दो तरीके देखे, जल्दी से रिकैप्सुलेट करते हैं। तो अगर एग्जैक्ट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन तो m बाई एन एक्स के बराबर नहीं होगा तो m बाई माइनस एन एक्स जीरो नहीं होगा। तो दो तरीके सीखे, एक बार हम m बाई माइनस एन एक्स करेंगे, एक बार हम एन एक्स माइनस एम बाई करेंगे। अगर m बाई माइनस एन एक्स करें तो यहाँ पे फंक्शन n है, n ही नीचे लिख देंगे, और क्योंकि n का डेरिवेटिव x के साथ नहीं होता तो फंक्शन x के फॉर्म में अगर आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का एक्सपोनेंशियल निकाल लिया, बिल्कुल इसी के जैसा है। देखो नीचे ये रहा अपना दूसरा तरीका क्या है, अगर अपने पास अब की बार हम एन एक्स माइनस एम वाई करेंगे, यहाँ पे m फंक्शन नीचे भी m फंक्शन, और फंक्शन ऑफ y आ जाए क्योंकि m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। आप देख रहे हो, मैं आपको याद करने का तरीका भी साथ साथ में बता रही हूँ, तो याद कर लो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई।
एंड बस फिर बिंदास अपने पास इंडिकेटिंग फैक्टर आ गया और डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एग्जैक्ट। आई होप आपको साथ साथ में समझ भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं आज के लेसन में। कोई डाउट या कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनको भी समझ में आ गया। इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट, जबकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताया था, सब बहुत बच्चों को आसान भी लगता है, बहुत बच्चों को मुश्किल भी लगता है, बट इट इज़ नाइदर ऑफ द टू। ना ये मुश्किल है ना ही आसान है, कैलकुलेटिव है। इफ़ यू नो द कंसेप्ट, यू नो द फॉर्मूला, आपको अप्लाई करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, आंसर पक्का सही आएगा ही आएगा। यू कैन कॉल द सब्जेक्ट अ लिटिल लेंथी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सॉल्व करना पड़ता है, स्टेप्स जाएंगे ही जाएंगे, सारे ओरल तो कर नहीं सकते हो। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नाइदर डिफिकल्ट नॉर इजी, इट इज़ अ लिटिल लेंदी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन टेक अ लिटिल मिट एक्स्ट्रा टाइम एज कम्पेयर टू रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, क्योंकि इसके क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं। बट इफ़ यू डू इट बाय हार्ट, प्रैक्टिस थोड़ी सी तेज़ कर दो, तो ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर डायरेक्ट टाइप के होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें रियल एनालिसिस मिक्स होके आएगा, ऑफ कोर्स वो तो आएगा ही, तो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी तो होने वाला है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रियल एनालिसिस मिक्स करके ही क्वेश्चन बनता है। आपसे आंसर पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आंसर कॉन्टिन्यूस आ रहा है नहीं, आंसर कैसा है ना, उसकी बाउंडेड है या नहीं, ये सब पूछ लेंगे। तो बाउंडेडनेस और वो सब तो पढ़ा ही है हमने, है ना, रियल में। इनफैक्ट अभी रियल में लेक्चर चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर चल रहा है अभी रियल एनालिसिस का। तो एज यू वाइंड अप विद कॉन्टिन्यूटी इन रियल एनालिसिस, कॉन्टिन्यूटी के बाद हम नेक्स्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो वही बात है, कॉन्टिन्यूटी में ही भी हम बाउंडेडनेस से रिलेट करके भी उसको पढ़ेंगे, और बाउंडेडनेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंक्शन की। तो वही है कि रियल एनालिसिस का वो वाला पार्ट रिलेट होकर आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट इट इज़ फॉर श्योर स्कोरिंग। ये भी मेरे से लिखवा लो, अगर ओडी में अच्छा परफॉर्म करे हो तो स्कोरिंग है एग्जाम में, नेट में, जैम में। और हम कौन सा टारगेट करें, नेट, जैम और CSR नेट, जैम एंड गेट, ये तीन तो हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं एग्जाम। तो इन एग्जाम्स में लीनियर अलजेब्रा की वेटेज थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है, और रियल एनालिसिस की भी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की आएगी, पर उसके क्वेश्चन थोड़े से इंटरमिंगल होकर आएंगे रियल एनालिसिस के साथ। तो अगर आप ये अच्छे अच्छे से कर रहे हैं ना, ये 2 3 4 मेन सब्जेक्ट, तो स्कोर 100%, ये बात सच है कि कट ऑफ से तो बहुत ज़्यादा जाएगा, अनएप्रिशिएबली वेल जाएगा, समझ रहे हो। तो बस ये 3 4 सब्जेक्ट को खींच के ले लो, आपको सारा सिलेबस भी करने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 सब्जेक्ट जो मैं बता रही हूँ, लीनियर अलजेब्रा में 2 बार पूरा आपके साथ कर चुकी हूँ, एक अभी नहीं रीटेस्ट करे, एक पुरानी प्लेलिस्ट, 2 स्पेशल प्लेलिस्ट हैं, उनसे कंप्लीट करो। रियल एनालिसिस 2 बार हो चुका है, दूसरी बार तो एकदम अभी जो चल रहा है 45th लेक्चर राउंड है, एकदम दोबारा से बिल्कुल पॉलिश तरीके से चल रहा है। तो रियल एनालिसिस कर लो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम अभी ताज़ा ताज़ा कर रहे हैं, मेरे साथ करते जाओ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम करें, ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने कर लिए है ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम कर चुके हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 5 लगा लो। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बस एंड ऑफ डिस्कशन। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो बाकी मैथ्स के सारे एंट्रेंस के सिलेबस में आते हैं, पर अगर आप ये 5 करके जा रहे हो, आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। पर करना वैसे जैसे मैं बता रही हूँ, अच्छे से एकदम, एंड फिर पूरा पूरा भरोसा करो कि हाँ बिल्कुल जो बताया जा रहा है वो काम आएगा एग्जाम में। अच्छे से प्रैक्टिस करो बस क्वेश्चंस की। मैंने आपको बुक्स बता रखी, जो बुक्स बताई गई उनको बाइबल, उनको गीता, उनको एकदम भगवान मानकर ट्रीट करो, और बहुत अच्छे से उनसे प्रैक्टिस करो, एंड देयर यू गो। उसके बाद तो एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। ठीक है मैम, OD PD की क्लास कब तक हो जाएगी कंप्लीट? एग्ज़ाम से पहले तो हो जानी चाहिए, है ना। आई ट्राई माई बेस्ट। OD तो पक्का हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले, PD का आई नॉट गारंटी। अगर एग्ज़ाम जो है वो फेबररी में नहीं हो पाता है तो मेरे ख्याल PD भी पक्का हो जाएगा, बिकॉज OD एंड PD मिला के अराउंड 2 मंथ्स लगना चाहिए, ठीक है ना। तो OD और PD मिला के ऐसा है कि आप लगा लो फेबररी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर एग्ज़ाम नहीं होता है फेबररी में, तो एग्ज़ाम से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम फेबररी में होता है तो उसमें हो सकता है कि PD आपका कुछ पोर्शन रह जाए, तो फिर वो आपको खुद कवर करना पड़ेगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं करा पाऊँ, जितना मैं करा पाऊँगी मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी, ओके। और कोई बात जी, करें फिर वाइंड अप सेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करके जाएं, एंड शेयर करना मत भूला करें यार। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, है ना, शेयर करें उनके साथ। आप व्हाट्सएप पर होंगे, स्टेटस लगाएं, सो दैट दिस लिंक रीचेस पीपल जिनके पास ये पहुंचना चाहिए, है ना। यू आर माई ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन।
क्योंकि मैं तो आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए पढ़ाती हूँ। बट नाउ आई वांट कि है ना कि एक अच्छा कंटेंट सब तक पहुँच पाए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है ना, आई बूस्ट अप टू कंटिन्यू। तो ये आपका काम है। सो लेट दिस रीच मोर पीपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। वेरी गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेशन। अच्छे अच्छे इंसान बनो, मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करो और अपने आप को पहचानो। फाइंड योर पर्पस, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।